हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 34 और इसमें हम ये दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जिसका ये पहला पार्ट है, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्लासेस शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सी प्लस प्लस में जो क्लासेस टॉपिक होता है वो अलग है और स्टोरेज क्लासेस यहाँ पे अलग मीनिंग है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो क्लासेस का मतलब यहाँ बेसिकली क्लासिफिकेशन से है, कैटेगरी से है। तो ये दो पार्ट में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका ये पहला पार्ट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, हमें इसको समझना है। तो आप मेरी एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा। आप सभी ने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है तो आपने इस तरह की कोई लाइन ज़रूर लिखी होगी, यानी आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया होगा। जैसे आपने लिखा इंट एक्स असाइन 5। क्या होता है इससे ये होता है कि एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम डॉस बेस सी कर रहे हैं तो 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी, या विंडो बेस सी कर रहे हैं तो उसमें 4 बाइट का एक ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि इंट वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा। 2 बाइट भी ले सकता है और 4 बाइट भी ले सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो। जो लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है वो इतना ध्यान से सुने। यदि आप टर्बो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं 3.0 डॉस बॉक्स के साथ, तो हो सकता है कि आप 16 बिट की सी के बारे में बात कर रहे हैं। 16 बिट की सी जिसमें इंट वेरिएबल 2 बाइट का होता है। और जो लोग कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं या देव CPP यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ 32 बिट या 64 बिट के कंपाइलर्स यूज़ करते हैं, वो लोगों के यहाँ इंट वेरिएबल 4 बाइट का होता है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। अब आप ये समझिए कि ये जो वेरिएबल है ये 2 बाइट का है या 4 बाइट का है, इसका नाम क्या है, एक्स। तो ठीक है, हमें अपने आर्किटेक्चर का पता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ ये कोड ब्लॉक्स में बनाने वाला हूँ। तो कोड ब्लॉक्स 32 बिट का या 64 बिट का अवेलेबल है, तो ये 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक होगा। तो 4 बाइट्स, यस 4 बाइट्स का मेमोरी ब्लॉक है ये। ओके, और इसके अंदर डेटा रखा हुआ है 5। तो बेसिकली ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से इसको देखकर आप वेरिएबल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसानी से बता सकते हैं। कौन कौन सा? पहला कैरेक्टरिस्टिक है नेम ऑफ द वेरिएबल। बता सकते हैं कि नहीं? इस लाइन को देखेंगे आप तुरंत बोल देंगे हाँ इसका नाम है एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी थी उसका नाम, वैसी दूसरी प्रॉपर्टी साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। तो कितना है? 4 बाइट। यस, यानी दूसरी प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं डेटा टाइप को देख के। ध्यान रखिए, आपने नाम तो इसको देखकर बता दिया था, लेकिन साइज क्या होगा वो इसको देखकर बताया। अगर ये इंट की जगह फ्लोट लिखा होता तो कुछ और हो सकता था, कैर लिखा होता तो कुछ और हो सकता था, डबल लिखा होता तो कुछ और हो सकता था। यानी यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखा है उसको देखकर आपने बता दिया कि वेरिएबल किस साइज का होगा। तीसरी बात होती है टाइप ऑफ द कंटेंट, यानी डेटा का टाइप। ये डेटा टाइप आपने कैसे बता दिया? आपने कहा कि इसमें तो इंटीजर ही स्टोर होगा, कैसे बता दिया? इंट को देख के। यानी ये सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी हमें इंट शब्द को देखकर पता चल रही है, जबकि ये पहली वाली प्रॉपर्टी है वेरिएबल का नाम देखकर पता चल रही है। इन ऑल बोलूं तो ये 3 बातें, नाम क्या है वेरिएबल का, कितनी मेमोरी मिलेगी इसको, और इसमें किस तरह का कंटेंट स्टोर हो सकता है, टाइप ऑफ द कंटेंट, ये तीनों बातें हमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखकर समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट या डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रॉपर्टीज वेरिएबल की, नेम ऑफ द वेरिएबल, साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक एंड टाइप ऑफ द कंटेंट, हमें इस डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखकर पता चलती है। लेकिन इन 3 कैरेक्टरिस्टिक के अलावा और भी कुछ बातें होती हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेरिएबल की। कौन सी होती हैं वो प्रॉपर्टीज? डिफॉल्ट वैल्यू, स्टोरेज, स्कोप एंड लाइफ। क्या मतलब हुआ इनका? डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब यह है कि अगर मैंने वेरिएबल बनाते वक्त उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्स में असाइन किया 5, नहीं लिखा होता, तो एक्स में क्या होता? आप कहेंगे गार्बेज वैल्यू होती। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, वो गार्बेज होगी या कुछ और होगी,
ये किस पर डिपेंड करता है? ये भी किसी ना किसी बात पर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल के इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होगा कि उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, और ये बात भी मैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखकर बता सकता हूं। कैसे, ये अभी बताता हूं कैसे। पहले ये समझिए कि डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ। जब कुछ असाइन नहीं करा तो उसमें वैल्यू क्या है। स्टोरेज का मतलब होता है कहां पर मेमोरी मिलेगी। कहां पर मतलब रैम में या फिर सीपीयू रजिस्टर में, 2 चॉइस होती हैं। तो रैम में मिलेगा या सीपीयू रजिस्टर में मिलेगा। स्कोप मतलब पूरे प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल एक्सेसिबल हो। आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, आपने देखा है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनता है वो उसी फंक्शन के अंदर से एक्सेस होता है, बाहर से नहीं होता। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने वेरिएबल बनाया तो पूरे प्रोग्राम में हर कहीं से आप उसको एक्सेस कर पाए। तो स्कोप का मतलब होता है वो दायरा जहां से वेरिएबल को आप कर सकते हैं एक्सेस। लाइफ का मतलब होता है वेरिएबल बना मेमोरी में और डिस्ट्रॉय हुआ। बनने और डिस्ट्रॉय होने के बीच के समय को अपन लाइफ ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं। तो किसी वेरिएबल की लाइफ जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम की लाइफ के बराबर हो सकता है एक प्रोग्राम की जिंदगी जितनी बड़ी है उससे कम समय के लिए वेरिएबल्स बने हैं। वेरिएबल बना, डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ये 4 बातें हमें क्या देखकर पता चलेंगी। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि हाँ, ये चारों प्रॉपर्टी भी मुझे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन देखकर ही पता चल जाती है। कौन सी 4 प्रॉपर्टी? अभी मैंने आपको बताया ना, रिकॉल करिए जरा, 4 प्रॉपर्टी कौन सी है। ये 3 के अलावा, ये 3 तो अलग कर दो, इनके अलावा 4 और प्रॉपर्टी हैं। पहली डिफॉल्ट वैल्यू, दूसरी स्टोरेज, तीसरी स्कोप ऑफ द वेरिएबल और चौथी लाइफ ऑफ द वेरिएबल। ये चारों बातें क्या देखकर पता चलेंगे? जैसे नाम पता चला था, ये वेरिएबल का नाम यहां देखकर, मतलब डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को देखकर ये 3 बातें पता चली थी। वैसे ये 4 बातें भी डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में भी आप क्या देखेंगे? वो शब्द जो इंट के भी पहले लिखा है, यहां पर जो लिखा है, पर यहां पे तो कुछ भी नहीं लिखा। ओके, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा, पर हम लिख सकते हैं क्या? 4 में से कोई एक चीज। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहां पे ऑटो, या हम लिख सकते हैं रजिस्टर, या हम लिख सकते हैं स्टैटिक, या हम लिख सकते हैं एक्सटर्न। यानी इंट के पहले यहां क्या लिखा है उससे यह तय हो जाएगा कि ये 4 प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है 4 में से किसी एक प्रकार का होगा। या तो ये ऑटोमेटिक होगा, तो यहां ऑटो कीवर्ड लिखा होगा, या फिर ये रजिस्टर होगा तो यहां रजिस्टर लिखा होगा, या ये स्टैटिक होगा। मतलब ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है ये 4 प्रकार का हो सकता है। तो ये 4 प्रकार का 4 अलग अलग कीवर्ड्स की मदद से हो सकता है। तो आप इस लाइन को देखेंगे तुरंत बता देंगे कि ये क्या है। अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं लिखा, अभी जब कोई कीवर्ड यहां लिखा नहीं है तो फिर ये किस प्रकार का है? तो फिर जब कुछ कीवर्ड नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट उसको ऑटो मानते हैं। यानी यहाँ पे कीवर्ड भले ही मैंने ऑटो नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि बाय डिफॉल्ट भी ऑटो ही होता है। तो इसका मतलब ये जो अभी कैटेगरी है इसकी, ये 4 प्रकार की हो सकती है। तो कोई भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, DS मतलब डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये कितने प्रकार का हो सकता है? 4 में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? उनके कुछ नाम होंगे। हाँ, इन्हीं नाम को, इन 4 कैटेगरी को ही हम स्टोरेज क्लासेस कहते हैं। स्टोरेज क्लासेस मतलब क्या हुआ? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट 4 प्रकार के हो सकते हैं, स्टोरेज क्लासेस इनको बोलते हैं। एक कहलाता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक कहलाता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक कहलाता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास, और एक कहलाता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो 4 तरह के स्टोरेज क्लास होते हैं। यहां पर क्या लिखा है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि वो कौन सी स्टोरेज क्लास है। और एक बार मुझे वो पता चल गया तो मैं ये चारों प्रॉपर्टीज उसकी बता सकता हूं। ठीक है, तो ये है 4 स्टोरेज क्लासेस, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल। अब हमको क्या समझना है? एक तो हमें ये समझना है कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, तो हम तय कर लेंगे कि ये कौन सी स्टोरेज क्लास है। वैसे मैंने बता दिया अभी कौन सा कीवर्ड आप
देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ऑटो कीवर्ड लिखा है तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, लाइकवाइज। लेकिन ये चारों स्टोरेज क्लास में हमें पता चल गया, चलो कि ठीक है ये जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की कैटेगरी में है। तो फिर वो चार प्रॉपर्टीज, डिफॉल्ट वैल्यू, स्टोरेज, स्कोप, लाइफ, क्या होगा? ये बात याद करने के लिए आप एक चार्ट देखिए। इस चार्ट को अच्छी तरीके से स्क्रीन को पॉज करके आप देखिए। यहां पर मैंने क्या किया, स्टोरेज क्लासेस के नाम लिखे हुए हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल, और क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं वो भी लिखा हुआ है। और अगर कोई वेरिएबल बाय डिफॉल्ट, आज तक हम बना रहे थे, हमने नहीं पढ़ा स्टोरेज क्लासेस, तब तक हम जो वेरिएबल बना रहे थे वो तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का ही था ना, क्योंकि हम कोई कीवर्ड इसमें से लिखते नहीं है, और जब नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, ऑटोमेटिक। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज। और स्टोरेज कहाँ होता है, रैम में। स्कोप क्या होता है, लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, यानी ब्लॉक क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स। तो यानी जो वेरिएबल हमने बनाया है, सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन ये वेरिएबल बनाने के लिए मैंने एक ब्लॉक बनाया और वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया लेट्स से एक्स नाम का, इसको केवल इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं। अब ये ब्लॉक हो सकता है कोई फंक्शन हो या यूं ही मैंने कोई ब्लॉक बनाया हो, पर ब्लॉक इसे बोलते हैं जो कर्ली ब्रैकेट से बनता है। और इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट एक्स, है ना। और डिक्लेयर करते वक्त आपने उसके पहले कोई कीवर्ड नहीं लिखा, और लिखा भी है तो ऑटो कीवर्ड लिखा है, तो वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल माना जाएगा। और ऐसा वेरिएबल केवल उसी ब्लॉक के अंदर से एक्सेस होगा जिसमें उसे बनाया गया है। तो ये हो गया उसका स्कोप। देन लाइफ, लाइफ क्या है, जब तक वो ब्लॉक का कोड चल रहा है तब तक उस वेरिएबल की लाइफ, यानी इस ब्लॉक के अंदर लिखी सारी लाइंस जब चल जाएंगी तो ये एक्स वेरिएबल अपने आप हो जाएगा डिस्ट्रॉय, यानी जैसी ब्लॉक एंड हुआ एक्स की लाइफ भी खत्म हो गई। तो अभी तक जितने वेरिएबल्स हम बना रहे थे वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के थे, तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। तो जिस ब्लॉक में ये वेरिएबल बनते हैं उस ब्लॉक के लिए वो लोकल वेरिएबल हो जाता है, उस लोकेलिटी में ही केवल वो वेरिएबल यूज़ होता है। अब इसका कोई एग्जाम्पल भी हमको देखना है, तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक नई एम्प्टी फाइल लेता हूँ, या फिर मैं एक पुरानी फाइल है मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, टेस्ट नाम की। तो test.c नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और क्योंकि इसमें पहले से कुछ कोड नहीं लिखा, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं यहाँ पर कोडिंग करता हूँ। मैंने लिखा मेन, ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर कुछ कोड लिखूँगा, और मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बना रहा हूँ x, और उसकी वैल्यू कर देता हूँ 5। ओके, अभी ये मैंने कोई स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ में लिखता हूँ %d और >n, मतलब ये वैल्यू प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाएगी, और लिख देता हूँ x। तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्या प्रिंट होगा, 5। ओके, अब मैं यूं ही एक ब्लॉक लगा देता हूँ, कोई फंक्शन ही बना रहा, सीधे ब्लॉक लगा दिया मैंने, और इसके अंदर वेरिएबल बना दिया और उसका नाम भी x रख दिया। अच्छा, ये पहली बात तो ये पॉसिबल है, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसके अंदर वैल्यू मैंने रख दी 2। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों x अलग अलग है, ये जो बाहर x बना है ये अलग है, और अंदर जो x बना है ये अलग है। तो अब 2x है मेन फंक्शन के अंदर, लेकिन ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, ठीक है। एक तो मेन फंक्शन का ब्लॉक है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, और एक ये हमने बिना नाम का एक ब्लॉक बनाया हुआ है। तो सी लैंग्वेज में ऐसा कर सकते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो जब ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्या, x की वैल्यू, अब क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। थोड़ा सोचिए। देखिए क्या है ना कि जब ये printf चलेगा तो कंपाइलर को ये कन्फ्यूजन होना चाहिए कि भाई इस फंक्शन मेन के अंदर तो x नाम के 2 वेरिएबल हैं। ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, एक में 5 एक में 2 रखा है, दोनों के नाम सेम है। अब एक ही फंक्शन में 2 वेरिएबल्स के नाम सेम हो नहीं सकते, ये गलत है। तो हमें लगेगा शायद एरर आएगी, पर एरर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि दोनों अलग अलग ब्लॉक पे हैं। भले ही ये वाला ब्लॉक बाहर वाले ब्लॉक के अंदर आ रहा हो, लेकिन ये x का जो स्कोप है ये
यहाँ से यहाँ तक। समझ में आई बात? मैंने कहा था स्कोप, वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है उसके अंदर से वो एक्सेस हो सकता है, तो स्कोप उसका उस ब्लॉक के अंदर तक है। जबकि ये वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन हुआ है वो इस ब्लॉक के अंदर हुआ है, तो इसका यूज केवल आप इसके अंदर कर सकते हो। पर यहाँ परेशानी ये है कि ये प्रिंटफ तो दोनों ब्लॉक में ना, आप कहोगे अंदर वाले ब्लॉक में भी है और बाहर वाले ब्लॉक में भी है, इसीलिए इस प्रिंटफ को तो हक है कि ये दोनों एक्स को एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल सही बात। जबकि बाहर वाला जो प्रिंटफ है वो अंदर वाले ब्लॉक में नहीं है, इसलिए वो तो 5 प्रिंट करेगा श्योर है, पर अंदर वाला क्या प्रिंट करेगा? तो एक रूल है, द वेरिएबल विच इज मोर लोकल विल गेट प्रेफरेंस, मतलब जो वेरिएबल ज़्यादा करीब का है उसे प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई एरर नहीं देगा, x की वैल्यू जब ये प्रिंट करेगा तो 2 प्रिंट करेगा, यानी अंदर वाले वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। हाँ, अगर अंदर वेरिएबल x नाम का होता ही नहीं, y नाम होता, तो x की वैल्यू ये क्या प्रिंट करता? 5 प्रिंट करता, क्योंकि इसको हक है बाहर वाले x को यूज़ करने का। हाँ, अगर अंदर भी वेरिएबल का नाम x है तो अंदर वाले को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, अगर एक बार मैं इसके बाहर निकल जाता हूँ तो अंदर वाला x तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ केवल तभी तक रहती है जब तक ब्लॉक चल रहा है। तो अब मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू x की, तो क्या प्रिंट होगा? तो x की वैल्यू प्रिंट होगी 5, क्योंकि बाहर वाले x को ही ये यूज़ कर रहा होगा। अब एक बार इसको चला के और देखें, तब तो हमें तसल्ली होगी कि हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। तो यस, बिल्ड एंड रन ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए आउटपुट जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, आप देख सकते हैं पहले वैल्यू आ रही है 5, फिर वैल्यू आ रही है 2, फिर आ रही है 5। यही तो होना चाहिए था ना, 5 2 5। बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आया ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या है? ओके, अगली स्टोरेज क्लास है रजिस्टर। मैं इसी प्रोग्राम में भी करके आपको बता सकता हूँ चेंजेस। सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल बनाया x और उसकी वैल्यू रख दी 4। ठीक है, अभी ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, लेकिन मैं इसके पहले अगर रजिस्टर कीवर्ड लिख दूं तो ये कौन सी स्टोरेज क्लास हो जाएगी? रजिस्टर स्टोरेज क्लास। क्या फ़ायदा होगा इससे? तो आप देखें सब कुछ वैसा ही है जैसा कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में था। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रैम में, स्कोप भी सेम है, लाइफ भी सेम है। ठीक है, अंतर है सिर्फ स्टोरेज में। स्टोरेज कहाँ होता है? CPU के रजिस्टर में। अच्छा, CPU के रजिस्टर में ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई वेरिएबल जैसे x है, हाँ और भी वेरिएबल्स इसमें बने हुए हैं, हो सकता है मैंने कुछ लाइंस लिखी y असाइन x प्लस प्लस, फिर x प्लस प्लस, फिर मैंने एक लाइन लिखी x माइनस माइनस, फिर मैंने एक लाइन लिखी y असाइन x प्लस 5। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शायद x एक ऐसा वेरिएबल है जो कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल में आ रहा है। अच्छा, तो उससे नुकसान क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं सबसे पहले वो रैम में आता है। तो दिस इज़ रैम, और आपके प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिल जाती है। ये आपके प्रोग्राम को मिली मेमोरी है। ठीक है, नॉर्मली आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी रैम में यहीं पर मिलती है। ये कोई वेरिएबल है x और इसमें कुछ वैल्यू रखी होगी। आपके प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिनको रन होना है, और इंस्ट्रक्शन को रन करने की जवाबदारी किसकी होती है? प्रोसेसर की। प्रोसेसर को ही हम क्या बोलते हैं? CPU। CPU बोलें या प्रोसेसर बोलें, इसी के अंदर वो लॉजिकल सर्किट होता है ALU, जो हर तरह की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो होता ये है कि एक एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाती है प्रोसेसर के पास, जहाँ मेमोरी यूनिट है जिसमें होते हैं रजिस्टर्स। क्या होते हैं? रजिस्टर्स, जो छोटे छोटे मेमोरी डिवाइस हैं जिसमें एक एक इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है। रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, उन रजिस्टर में से एक खास रजिस्टर है जिसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शन जाकर स्टोर हो जाती है। तो एक इंस्ट्रक्शन कहाँ गई? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब मान लीजिए इस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है x प्लस प्लस। अब x कहाँ है? तो x तो रैम में है, तो x की वैल्यू भी तो प्रोसेसर के पास आएगी, तभी तो ये कैलकुलेशन करेगा।
तो होता ये है कि ये x की वैल्यू को हमें लाना पड़ता है प्रोसेसर के पास। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन हो गया, ख़त्म बात। जो भी x में चेंजेस होना था वो यहाँ वापस से सेव कर दिए। अगली इंस्ट्रक्शन चली, उसमें फिर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी है जैसे x+5 लिखा हुआ, तो x को फिर से यूज़ करना है, तो फिर से x की वैल्यू को कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्रोसेसर के पास। यानी अगर x का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो ये वैल्यू x की बार बार रैम से CPU पे जाएगी। अच्छा, ये रैम से CPU में आने में जो समय लगता है, मान लीजिए कि t टाइम लगता है, t टाइम लगता है रैम से वेरिएबल के डेटा को प्रोसेसर तक आने में। तो ये जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ALU बना है, ये इंस्ट्रक्शन को हो सकता है कि t/100 या 10 कुछ मान लें, t/10 टाइम में एग्जीक्यूट कर देता है, यानी बहुत कम समय में एग्जीक्यूट कर देता है। सोचिए, डेटा को लाने में लगने वाला समय ज़्यादा है और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में उतना समय नहीं लग रहा। तो होगा क्या, डेटा को बार बार लाने में जो समय लग रहा है उससे आपके ओवरऑल प्रोग्राम की स्पीड तो कम नज़र आएगी, क्योंकि ये प्रोसेसर खाली बैठा रहेगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी जब तक डेटा नहीं आएगा। तो डेटा आने में समय ज़्यादा लग रहा है, जबकि प्रोसेसर की कैपेबिलिटी है कि वो जल्दी से उसे एग्जीक्यूट कर दे। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई वेरिएबल इतना ज़्यादा यूज़ में आ रहा है तो क्यों ना उस वेरिएबल को CPU रजिस्टर ही अलॉट कर दिया जाए। मतलब एक डेटा रजिस्टर इस वेरिएबल के नाम पर अलॉट हो जाए, तो डेटा मेरा रैम में ना स्टोर होके कहाँ स्टोर हो जाएगा, CPU रजिस्टर में। तो होगा क्या, हर बार जब इस वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना है तो उसे रैम से नहीं लाना पड़ेगा, वो रजिस्टर में ही रखी होगी, तो वो टाइम सेव हो जाएगा, जो टाइम रैम से CPU में लाने में डेटा को लग रहा था। तो अब इससे क्या होगा, हमारे ओवरऑल प्रोग्राम की स्पीड बढ़ गई। लेकिन ये तभी तो फ़ायदेमंद है जब हम उस वेरिएबल को रजिस्टर दिलाएं जो वेरिएबल प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल में आ रहा हो, वरना कोई फ़र्क हमें समझ में नहीं आएगा। खैर, ये तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्टर कीवर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास होती है, और रजिस्टर स्टोरेज क्लास होने से मेमोरी वेरिएबल को रजिस्टर में मिल जाती है। लेकिन कुछ शर्तें इसके साथ हैं। आप जब कोई वेरिएबल बनाते हैं और बनाते वक्त रजिस्टर कीवर्ड लिखते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि रजिस्टर आपके इस वेरिएबल को मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, वन ऑफ देम इज वेदर रजिस्टर्स आर अवेलेबल और नॉट। अगर रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, उस समय किसी और पर्पज से यूज़ हो रहे हैं, तो भी आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपका ये वेरिएबल इन टाइप का ना होके इससे हायर टाइप का है, जैसे डबल टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, तो ऐसे टाइप को भी रजिस्टर अलॉट नहीं होता। यानी रजिस्टर अलॉट होता है जनरली इंट या कैर के लिए, बड़े डेटा टाइप्स के लिए रजिस्टर अलॉट नहीं होता। भले ही आपने रजिस्टर कीवर्ड लिखा तो वो क्या होगा, वो अपने आप उसको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में कन्वर्ट कर देगा। मतलब रजिस्टर में मेमोरी देने की बजाय वो रैम में दे देगा। अच्छा, हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि उसने जगह रैम में दी है कि रजिस्टर में दी है। हम तो ये मान के चलते हैं कि रजिस्टर में जगह मिल गई होगी और प्रोग्राम स्पीडली चल रहा होगा, जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, हम रजिस्टर लिख सकते हैं। तो हम रजिस्टर कीवर्ड लिख देते हैं, लेकिन उन वेरिएबल्स के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल में आने, इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। तो आई होप रजिस्टर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अब इन दोनों स्टोरेज क्लास के बारे में हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए www.mysirji.com। इस वेबसाइट पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे और एक सीक्वेंस में मिलेंगे कि आपको किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना चाहिए। तो C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन, इस सबके वीडियोस आपको इस साइट पे मिलेंगे। तो इस साइट को ज़रूर देखिए। और मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो उसमें कंटेंट बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये वीडियो हिंदी में है तो बहुत लोगों को काम आ रहे हैं। बहुत फीडबैक मुझे ऐसा मिल रहा है कि
इस तरह की वीडियोस की काफ़ी कमी थी इंटरनेट पे, तो किसी कारणवश स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्हें इंग्लिश में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या उन्हें अच्छी बुक्स नहीं मिल पाती हैं, या पढ़ने के जो संसाधन होने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो ये वीडियोस आसानी से वो लोग देख सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हिंदी में है। तो अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो हम एक बहुत ही अच्छा काम ये करना चाह रहे हैं कि ये वीडियोस को जितना हो सकता है स्प्रेड करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों में कैपेबिलिटी होती है लेकिन चीज़ें वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाते और उन्हें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो अगर उनको चीज़ें समझ में आने लगेगी तो उनके अंदर का असली इंसान जो बहुत कैपेबल है वो बाहर आ पाएगा। तो अगर हम इतनी मदद लोगों की करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और वो आगे स्प्रेड करें। इससे ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पहुंच जाएगी। थैंक यू।